अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मैं हमेशा उनका नाम लेने में सर थोड़ा सा मुझे माफ किएगा कि आपका नाम थोड़ा सा मैं फंस जाती हूँ लेने में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप आई होप कि मैंने ठीक बोला है। सर कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो खैर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको, आपकी फैमिली को और सब लोगों को दिवाली आने वाली है, उसकी बहुत मुबारकबाद। और आई होप कि अच्छा गुजरेगा। और आप तो हैं भी हमारे ही कहना चाहिए कि इलाहाबाद से, जो कि अब प्रयागराज अब आप लोग कहते हैं। तो वही आप वहां जाके दिवाली मनाएंगे या इधर ही होंगे कहीं दिल्ली वगैरह में? जी नमस्कार अर्जु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके शो पे आपने मुझे बुलाया। और इरादा था हम लोगों का, लेकिन चूंकि अभी माता पिता जी अभी आए हुए थे, हमारे साथी थे, तो अभी वो इलाहाबाद गए हैं। तो शायद इस दिवाली पे जाना नहीं होगा। हालांकि अभी वो लास्ट टाइम तक चलता है। पिछली बार हम लोग एकदम धनतेरस यहाँ मनाई और फिर दिवाली सुबह सुबह निकल गए। तो ये भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इस बार यही नोएडा रहना होगा, यानी दिल्ली के नजदीक ही। और दिवाली की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को, क्योंकि ये तो पूरी तरह से प्रॉस्पेरिटी का, सुख समृद्धि का त्योहार है, तो सबके जीवन में रोशनी आए, सबको खुशी मिले, सब अच्छा करें, जो बुराई है वो खत्म हो। तो ये शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बहुत शुक्रिया सर। बल्कि मैंने लाइट्स लगा रखी हैं, लेकिन मैं ऑन करूंगी दिवाली पे, क्योंकि सर मेड इन चाइना है। पता नहीं दिवाली से पहले नाराज ही ना हो जाए, इसलिए मैंने कभी ऑन नहीं नहीं, करती हूँ देखिए, और कभी नहीं। मेड इन चाइना का साया तो हर जगह रहता है। वो भारत में भी जो दिवाली की लाइट्स है ना, वो तो वहीं से बन के आती हैं। तो इसलिए ये तो खतरा है, ये मेड इन चाइना वाला तो खतरा है कि हो सकता है कई साल चल जाए, हो सकता है कि ना चले। बिल्कुल। और सर आज हम बिल्कुल बात करेंगे, जैसे अभी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, काफी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से आई। लेकिन हमने सर ये भी देखा कि कुछ क्लिप्स आए सोशल मीडिया पे, अब आप बता सकेंगे कहाँ तक सही है, कि उसमें जो है वो दिल्ली में और कई जगह पे जो है वो पाकिस्तान को, जैसे पाकिस्तान ने जीता तो वो सेलिब्रेशन की गई, उस पर काफी रिएक्शन आया इंडिया की तरफ से अंदर से। और कई वीडियोस ऐसी आई जिसमें दिखाया गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई और शीशे तोड़े उनकी गाड़ी के। तो कहाँ तक ये सही है सर? और आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आरजू जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को, खास करके भारत पाकिस्तान के लोगों को, एक बात समझनी पड़ेगी कि ये क्रिकेट मैच हम लोग क्यों खेलते हैं। और मैं भी जैसे अक्सर कहता था कि बुरे से बुरे हालात में भी, जो इसको भी हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट जैसा मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये है नहीं ऐसा। और शायद बीसीसीआई को भी, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी, आईसीसी को भी, इनके लिए पूरा बिजनेस मॉडल भर है। और इनके लिए है कि ठीक है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो थोड़ा ज्यादा रोमांच होता है, थोड़ा एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इनके लिए अच्छा है। लेकिन हम इसको अगर इस नजरिए से देखें, जो मूल, जिसको हम कहते हैं कि टीम स्पिरिट, क्रिकेट स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट, जिसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है भाई, कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को दोनों देशों में उसी तरह से लोग मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से लोग देखते हैं कि अरे ये तो बहुत शानदार खिलाड़ी है, इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। आज के संदर्भ में स्थितियां मुझे एकदम उलट लगती हैं। और मैं पाकिस्तान के हालात नहीं जानता हूं, वो आप बताएंगी कि कितनी क्या स्थिति है। लेकिन पहले भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में एक, उनके बीच में कोई मुश्किल नहीं होती थी, उनके बीच में कोई ऐसा अंदर से कुछ नहीं आता था कि बहुत बुरा लग जाए। और अब तो जब ये कहते हैं कि वो हमें सबसे अच्छा तब लगा जब वो, उसने पिच पर नमाज पढ़ ली। अब नमाज पढ़ना और हिंदुस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी उसे देखें, तो ये बेसिक जो इसका आइडिया है क्रिकेट मैच होने का, मुझे लगता है कि उसको खारिज करता है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान को, ये मैं चूंकि भारत सरकार से ही कहूंगा, पाकिस्तान सरकार से तो मैं नहीं कह सकता, मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन भारत सरकार से मैं कहूंगा कि उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि आखिर क्यों भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से खेलती है। और अगर वो क्रिकेट खेल रही है तो जो मकसद है वो तो पूरा नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा हो जाना, घुल मिल जाना, चलो अच्छा इसी बहाने चार अच्छी बातें होंगी। लेकिन यहां होता क्या है, यहां कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और देश के दूसरे हिस्सों में कुछ लोगों की भावनाएं वो पाकिस्तान के पक्ष में जाती है।
अब मैं जब कहता हूं कि पाकिस्तान के पक्ष में जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के किसी भी क्रिकेट टीम के साथ, दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स जो भी टीम है उसके साथ किसी की भी भावनाएं जा सकती हैं। हम सब नहीं दुनिया भर में किन किन खिलाड़ियों के पीछे पड़े रहते हैं, टेनिस में, बैडमिंटन में, मुक्केबाजी में, हमें क्या पता माइक टायसन कौन है। तो ये सब होता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान जहां खड़े हैं और उसमें जब पाकिस्तान का मंत्री सीधे ये कह रहा हो कि दुनिया भर के इस्लाम को मानने वाले लोग आज खुश हो गए, जीत हो गई हमारी, तो जो बची खुची गुंजाइश रहती है, जिसको मैं बार बार कहता हूं जो लास्ट होप जैसी है, जो लगता है थोड़ी सी एक रे ऑफ होप आ रही है, वो भी खत्म हो जाती। तो इससे अच्छा है कि हम ये क्रिकेट मैच जैसे तमाशे बंद कर दें। और जहां तक ये है कि भारत में किसी मुसलमान की गाड़ी तोड़ी गई या घर तोड़ा गया, मुझे लगता है कि ये क्लियर कट प्रोपेगेंडा मशीनरी सक्रिय हो जाती है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने देखा कि अचानक किसी ने कहा कि मोहम्मद शमी को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, तो मैंने खुद टाइमलाइन चेक की, क्योंकि ट्विटर पर हम लोग भी सक्रिय रहते हैं, दूसरे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जिनको आप सब लोग वहां से भी देखते होंगे, दुनिया भी देखती है कि ये नेशनलिस्ट नैरेटिव के लोग हैं भारत में, ये एक जिसको कहते हैं किसी भी बात पे हिंदू की बात करते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं, राष्ट्रवादी बात करते हैं, उनमें से शायद ही किसी, मतलब वो 0.00 में कोई परसेंटेज रहा हो, मुझसे मिस हो गया हो तो मैं नहीं जानता हूं, पहला जो वीडियो आया वो पाकिस्तान किसी एक टीवी चैनल की छोटी सी क्लिप थी। वो टीवी चैनल भी नहीं था, शायद वो एक यूट्यूबर है कोई जिसने किया था, और उसने कहा कि हो सकता है कि इसीलिए विराट कोहली ने कर दिया हो कि चलो ठीक है इसके मत्थे सब डाल देंगे। और उसके बाद वहां से जो शुरू हुआ, फिर उस कौन कौन से ट्विटर हैंडल थे, कहां से उसको प्रोपेगेट किया गया, यहां तक कि जो लोग बहुत ज्यादा, जिनका मानना है मेरी ही तरह, जिनका मानना है कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, वो भी ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी को लेकर हम कैसे कह सकते हैं। बहुत क्लियर कट है कि उस पर तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, टीम पूरी खेलती है तो एक खिलाड़ी के जिम्मे कैसे होगा। तो हमने हिंदू मुसलमान यहां भी बांटने की कोशिश कर दी। तो एक तो हमने कह दिया कि इस्लाम की जीत हो गई, पाकिस्तान के मंत्री ने कहा, और भारत के लोग जाहिर है कि इससे ज्यादा गुस्से की क्या बात होगी कि आप ये कह रहे हैं कि जो खेल खेल रहे हो उसमें कोई नमाज पढ़ ले रहा है तो इस्लाम की जीत हो गई। फिर कह दिया कि अच्छा जो जितने दुनिया भर के मुसलमान हैं वो जश्न मनाने लगे, तो इससे शर्मनाक क्या होगा भाई, या तो फिर कोई ऐसा शरीयत का गेम निकालो, उसी में बस खेला करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और उसके लिए अब नहीं सर, आप तो सिर्फ अफगानिस्तान जाइए, वो सबसे अच्छा गेम खिलाएंगे। तो और नहीं सर, उस पे सर उनको बहुत सुनाई गई है, जो मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, और उसके बाद जो वकार यूनुस ने बात की, उनको माफी मांगनी पड़ गई। वकार यूनुस ने जब बात की कि जी हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी, बड़ा कारनामा किया, और किसी दूसरी कंट्री के मुस्लिम्स ने कोई इस तरह की बात नहीं की। ये वाला वो जो मैं सॉरी मैंने आपकी बात काटी है, लेकिन वो आप जानते होंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक थे हमारे ऑथर, उन्होंने कहीं लिखा कि जो उनकी किसी अरब से मुलाकात हुई, किसी अरब कंट्री के किसी अरब से मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि भाई मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन कलमा पढ़ के तुम लोग तो बिल्कुल ही बावले हो गए हो। तो वो हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की बात भी की जा रही है, और ऐसा नहीं कि सब एक जैसा सोच रहे हैं। छोटी सी देसज हम लोगों के यहाँ कही जाती है, वो शायद आपके यहाँ भी कही जाती होगी कि यहाँ जैसे कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो अब नया तो नहीं कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान को इस संदर्भ में कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अरब के लोग तो वैसे ही देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को अपने संदर्भ दुरुस्त करने की जरूरत है, और विशेष करके जब हम ये बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में कैसे हम बात करें, और ठीक है उनकी मुश्किलें होंगी, आपके यहाँ जो भी जिसको हम कहते हैं कि सरकार है, सत्ता है, गवर्नमेंट है, उनकी मुश्किलें हैं कि वो कैसे चलाएं, क्योंकि देश तो बर्बाद कर दिया उन्होंने, जिस प्रीमाइस पर उन्होंने कंट्री बनाई थी वो तो वो चला नहीं पा रहे, तो अब उनको कुछ नहीं मिलता है, तो हर जगह वो कहते हैं हम नमाज भी पढ़ दिया किसी ने तो उसको कहा कि इस्लाम की जीत हो गई। अगर ऐसे जीत अगर करनी है तो भारत में इतने मुसलमान है वो रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो मतलब इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि जो उनको लगना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो क्रिकेट मैच है ये आज की तारीख में जोड़ नहीं रहा है, ये भारत पाकिस्तान में, हिंदू मुसलमान में और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो जब तक ये स्थितियां नहीं सुधरती या ऐसे बददिमाग लोग नहीं सुधरते हैं, तब तक मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए। और मैं भारत सरकार से तो बहुत जिसको कहते हैं ना कि कड़ाई से ये मांग करूंगा कि ये होना ही चाहिए।
नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये मैच चलते रहने चाहिए, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी तो एक उम्मीद रहे कि कुछ बेहतर हो सकेगा। यहाँ पे ये भी बात सर बहुत चल रही थी, जो बीच में आप जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया और ड्रग केस था और सारा कुछ। तो यहाँ पे बड़ा सब कह रहे थे वो मुसलमान है इस वजह से उसको तंग कर रहे हैं, वो मुस्लिम है इसलिए उसके साथ ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा भाई वो ड्रग्स भी तो निकली है ना, वो ड्रग भी तो कंज्यूम कर रहा था, वो सब ये कहाँ गया? मैं तो ये कहूंगा ना कि पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस शाहरुख खान को वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, वो शाहरुख खान भारत के लोगों के लिए एक फिल्म स्टार है, जिसने एक हिंदू लड़की गौरी से शादी की है। वो शाहरुख खान जिसको करण जौहर ने स्टार बनाया है, वो भी मुसलमान नहीं है। वो शाहरुख खान जो जिसको इस देश की बहुत बड़ी आबादी, जो जिसमें ज्यादातर निश्चित तौर पर हिंदू हैं, उन्होंने स्टार बनाया। और अभी जिस शाहरुख खान के बेटे के लिए बहुत कलेजा सबका फट रहा है मुसलमान के नाम पर, उसमें जितने लोग थे उनके साथ, अब किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, ढेर सारे लड़के लड़कियां थे उसमें। वो जो 8 लड़के लड़कियां थे उसमें 2 को छोड़ के सब हिंदू थे। तो यहां ये सारा मसला जो है, और ये पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये हमारे यहां भी एक नवाब मलिक इतने जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो भी मंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे मंत्री हैं, वो भी इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। तो सवाल ये है कि किसका बच्चा फंस गया, ये आप हिंदू मुसलमान करके देखेंगे। और ड्रग केस में तो बहुत मुश्किल है, किसी के घर का बच्चा फंस जाए तो कितनी उसको मुश्किल होगी, तो उसमें आपको निकालने की जरूरत है, या आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान होकर फंसा दिया गया है, इसको बचा लो किसी भी तरह से। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, और इसमें प्ले वही करता है कि ये कार्ड हम खेलेंगे तो शायद बच जाएंगे, हम कहीं से निकल जाएंगे, एक रास्ता हमें, जिसको हम कहते हैं ना कि स्केप रूट मिल जाता है, तो उससे बचाने की जरूरत है। तो सर ये अगर जैसे हम अभी शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, तो सर जबान जो होती है, लैंग्वेज को क्यों हम हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते हैं कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की जबान है? अभी मैं कल एक पुरानी फिल्म आ रही थी, कोई टीवी पे देख रही थी, तो अब मेरे ख्याल है 70s या 60s की थी, उसमें हिंदी में भी नाम लिखा हुआ था मूवी का और फिर थोड़ी देर बाद उर्दू में भी लिखा हुआ आया, जो अब नहीं हमें नजर आता। ये फर्क कब से हो गया और ये ऐसी बात क्यों होती है? हम लैंग्वेजेस को भी जो है वो मजहब का रंग क्यों दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये गंभीर मसला है, और जब हम बात करते हैं कि उर्दू क्या कोई विदेशी जुबान है, तो कम से कम हिंदुस्तानियों के लिए तो ये विदेशी जुबान नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये मजहब से जुड़ गई, मुसलमानों से जुड़ गई, तो ये वहां जाकर ठीक है कि बहुत सी जगहों पर ये मुसलमान इसको अपनी भाषा के तौर पर बोलते हैं, लेकिन भारत में इतनी बोलियां और इतनी भाषाएं हैं, वो सब एक दूसरे में इतनी घुली मिली हुई हैं कि कहा भी जाता है कि आप बिना उर्दू के कुछ 2-4 वाक्य बोल के दिखाइए, कुछ सेंटेंसेज आप फॉर्म कर लीजिए। और हम ये तब बात कर रहे हैं जब भारत की, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत में भारतीयों की लड़ाई उर्दू से नहीं, भारत में भारतीयों की लड़ाई किसी भाषा से है ही नहीं। भारत में भारतीयों की लड़ाई अपने आप को पहचानने की है, जिसको हम कहते हैं कि रिक्लेम योर आइडेंटिटी, उसकी है। उसमें आप अगर ये कहते हैं कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, आप फारसी को कहिए, पश्तो को कहिए, अरबी को कहिए, अंग्रेजी को कहिए, निश्चित समझ में आता है। उर्दू तो इसी जमीन पर पैदा हुई है, हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुई है, तो इसलिए इसमें मुझे लगता है कि किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये बात करते जरूर हैं, और वो ज्यादा रिएक्शन होता है। मैं ज्यादातर जो ऐसी बहस भारत में देखता हूं, उसमें एक्शन से ज्यादा रिएक्शन होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, उस बात पे मुस्लिम अपीजमेंट हुआ तो हम उर्दू को ही कुछ कह देते हैं। लेकिन उनसे पूछ लेना चाहिए भाई कि आप जो भाषा दिन भर बोलते हो उसमें क्या है, वो खुद भी उसको बोल रहे हैं, बरत रहे हैं, सहेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव तक तो ठीक है, लेकिन इसका कोई बहुत आगे जाते हुए मैं इसको नहीं देखता हूं। उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, ये कहीं और जाने वाली नहीं है। इसको किसी मजहब से मुसलमान बोलेगा, हिंदू नहीं बोलेगा, ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और जहां तक मैंने पढ़ा है वो तो सर मिक्सचर है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, जिसमें संस्कृत भी है, हिंदी भी शामिल है, अरबिक भी है। तो इसलिए वो ये कहना कि मुसलमानों की जबान है, या वो मुझे खुद अजीब सा लगता है। लेकिन सर नहीं, अभी और हमने देखा। मैं आपको एक जी। बड़ी रोचक बात बताता हूँ। ये मैं मतलब भारत से बाहर जो है, और पाकिस्तान तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो कभी ईश्वर ने मौका दिया तो जरूर आऊंगा, आना चाहूंगा। लेकिन मैं एक पाकिस्तान के ही व्यक्ति से बाहर कहीं मिला, और हम दोनों जब बात कर रहे थे तो कभी ये नहीं लगा कि हमारी भाषा कौन सी है, हम देवनागरी में लिखते हैं या किस में बात करते हैं। अभी हम आपसे ही बात करते हैं, और तो और मैं बलूचिस्तान के वीडियो तक देखता हूं, वहां जो लोग बात करते हैं तो कई बार मुझे हिंदी में बात करते हुए दिखते हैं। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि आप भारत में ही अगर आएंगे तो जो ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, और फिर चलते चले जाइए, फिर जितने
मतलब राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहां अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग। लेकिन ये जो हिंदी है, जिसमें उर्दू भी मिली हुई है, जिसमें बहुत सी भाषाएं मिली हुई है, ये जो है ये सबको समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि इस हिस्से के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी बहुत हद तक शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, यहां हिंदी को लेकर, उर्दू को लेकर ऐसी बात करना, ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, किसी के पॉलिटिकल मोटिव पूरे हो सकते हैं। ये कोई जायज बात नहीं है, कोई ढंग की चर्चा नहीं मैं मानता इसको। सर अभी अवैसी साहब ने भी जो है वो पाकिस्तान को कुछ खरी खोटी सुनाई उसी के ऊपर मैच के बाद। तो ये अचानक ये बदलाव क्यों है, और क्या इलेक्शंस आ रहे हैं या क्या वजह है जो इस तरह की बात हमें सुनने को मिली, वरना वो तो हमेशा से ऐसी बात करते हैं जो जिसपे पाकिस्तान को फेवर ही हो रहा होता है। देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत से बयान ऐसे हैं, बहुत से ऐसी बातें वो करते हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं नहीं, भारत के लिहाज से वो बात ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कुछ एक उनके हिंदू मुस्लिम के बयानों को छोड़ दें, तो मुझे जब उनके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात आती है तो वो कहीं भी एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ नहीं खड़े होते। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ही नहीं पूरे देश को अच्छा लगा, ये दुनिया को अच्छा लगना चाहिए कि आप जहां हैं वहां की बात तो मजबूती से करें। और उन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के मंत्री महोदय को जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आप 50 साल पीछे कम से कम है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। आपकी स्थिति है कि आप खुद, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं उससे बचता हूं आमतौर पर अपनी भाषा में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप कटोरा लेकर खड़े हैं और आप हमें बता रहे हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने कही। वो एक रैली में बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश में थे, तो जाहिर है कि वो टेम्परामेंट कई डिग्री बढ़ गया था, क्योंकि अभी वो यूपी में वो वहां के मुसलमानों का वोट ले रहे हो, कह रहे हैं कि मुसलमान हो तो मुसलमान नेता चुनो, अखिलेश यादव को क्यों चुनते हो। तो निश्चित तौर पर, लेकिन मैं ये मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आप को भारत के एक गंभीर परिपक्व नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, और तर्क तथ्य के साथ हमेशा वो लैस होते हैं, तो बड़ी उनकी बात लोगों को समझ में आती है। जो उनके विरोधी भी हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, वो भी ये मानते हैं कि ओवैसी साहब बात तो सलीके की करते हैं और करीने से करते हैं। बिल्कुल, लेकिन वही सब यहाँ बड़े हैरान हो रहे थे कि वो इस तरह की बात कर रही हैं, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि वो कुछ हट के बात कर रहे होते दरअसल हैं। देखिए, इसमें वही चक्कर है, पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि हर मुसलमान पाकिस्तान की भाषा बोलेगा। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो 1947 से 2021 हो गया है और आज तक ये स्थिति नहीं बनी। ठीक है, कुछ कुछ छिटपुट लोग हैं, कुछ बातचीत होती है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोगों का लोगों से संपर्क है, जैसे मैं आपसे बात कर ही रहा हूं, हम आप नियमित तौर पर बात करते हैं, आप मेरे चैनल पर आती हैं, मैं आपके चैनल पर बात कर रहा हूं, लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया, उसमें एक बड़ी भूमिका इसकी भी रही। आपको देश से बात करनी है, या अचानक पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम मुसलमान मुसलमान बात करेंगे, तो फिर पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कहां हुआ? ये तो फिर आपके मन में कोई एक, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि बहुत दिमाग में कुछ कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जिसको आप इस तरह से पेश करते हैं या एक लबादा उड़ा देते हैं। तो वो लबादा अब नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल जिसको कहते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है, कहीं भी कोई पेशावर से खड़ा होगा तो वो बता देगा, कोई यहाँ हमारे यहाँ पटियाला से खड़ा हो जाएगा तो वो बता देगा, या देश दुनिया के किसी हिस्से से वो हकीकत बताता है, सच्चाई बता देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आवरण ओढ़ के करते हैं, और ये बड़ी मुश्किल है, इससे बाहर आना पड़ेगा पाकिस्तान को, विशेष करके कि आप मुसलमान सोचते हैं तो सोचते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। नहीं खड़ा होगा। उसे खड़ा होना होता तो वो चला गया होता। इसमें कोई बहुत, उस वक्त तो ये सारी गुंजाइश थी, सब कुछ बहुत क्लियर कट था। तो कुछ लोग होंगे जिनकी भावनाएं होती हैं, तो उनको हम भारत के लिहाज से देखेंगे कि उसको कहाँ है, तो उनको उस तरह से डील करेंगे। और हमने डील किया है अभी कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली के सीमापुरी में, ऐसे कई लोगों के ऊपर मामले भी दर्ज हुए हैं, क्योंकि ये एक मामला है जहां कोई गुंजाइश नहीं बनती। ये चीज तो खैर सर मैं भी मानती हूँ कि पाकिस्तान बहुत गलत सोचता है या बात करता है जब वो ये समझते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान उनके साथ खड़े हैं, या वो हर एक के साथ जो है वो मजहब लेके और काम करने की, बात करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से फेल है। जी, दुनिया के मुसलमान अगर पाकिस्तान के साथ खड़े होते तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज 53-54 देश हैं, और उसमें कई देश हैं जो बहुत प्रॉस्परस हैं, बहुत समृद्ध हैं, सुखी हैं, जो दुनिया भर में इसलिए जाने जाते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ है। लेकिन उनमें से कोई देश पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा नहीं रखना चाहता। सिर्फ एक लाइन की बात मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि मुसलमान हमारे हैं, मुसलमान देश हमारे, तो ये कोशिश उसने कई बार की, और देखिए उसके साथ भी खड़ा तो कौन खड़ा? वो तुर्की खड़ा। उसके साथ भी खड़ा तो कौन खड़ा? महातिर मोहम्मद खड़े। जहां उनके ही देशों में अब उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई, और अभी तो एक बड़ा गजब का संयोग है कि एफएटीएफ की लिस्ट में वो भी आ गया, तुर्की भी साथ में बैठ गया पाकिस्तान।
तो ये हमें देखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को ये समझना है, वहां के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जो जिनके हाथ में पावर है, उनको तो चलो ठीक है, देश बर्बाद होता रहे, कुछ दिन और सही, कुछ दिन और सही, कुछ दिन और सही के चक्कर में अफगानिस्तान में क्या हो गया ये सब देख रहे, दुनिया देख रही। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी तो निकाल देना चाहिए कि दुनिया का मुसलमान उनके साथ खड़ा है। जो भी बेहतर होता चला गया वो पाकिस्तान से दूर हटता चला गया, जो मुसलमान बेहतर होता चला गया वो पाकिस्तान से दूर होता चला गया। ये दुनिया के देश बहुत साफ साफ कह रहे हैं। बिल्कुल सर, और जिसकी इकोनॉमी मजबूत होती है दुनिया उसी के साथ खड़ी होती है। और ऐसा तो आप देखते होंगे कि हम रिश्तेदारों में भी होता है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं पैसे वाले, वो हमें ना भी पहचाने, हम उन्हें लोगों को पकड़ पकड़ के बताते कि वो हमारी ना अम्मी के, मामू के, चचा के, उधर से वो रिश्ते हमारा लगता है। तो यही चीज जो है वो नहीं, हम ये कंट्रीज भी में भी बताते होता हैं कि है। रिश्तेदार तो थोड़ा दूर के हैं, लेकिन बहुत हमारे उनके बीच जो रिश्ता है ना, वो समझिए कि एकदम आना जाना सगे बहुत जैसा है, है। बिल्कुल बहुत आना जाना है, ये चीज तो नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल एक जैसी इसमें दोनों देशों में। जी। नहीं, तो दोनों देशों में उनके लेकिन व्यवहार लेकिन में सर बहुत। सर ये देशों में भी तो होता है ना, अगर जो जो जिनके पास पैसा है वो देश आपको करीब नजर आएंगे। पाकिस्तान जाहिर है कभी से लोन ले रहा है, कभी उससे ले रहे हैं, कभी उससे, तो हमें तो कोई नहीं फिर मानता ना कि हमारे साथ कोई खड़ा हो, कोई नहीं होगा। इसमें इसमें एक चीज जरूर आरजू जी मैं जोड़ूंगा यहाँ। आपने कहा ना कि चाहे घर परिवार हो, रिश्तेदार हो, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जाता है, मजबूत होता जाता है, तो आपको मैं, चूंकि आप भी पाकिस्तान में हैं, तो गांव घर का थोड़ा बहुत चीजें आपको भी जानकारी जरूर होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि आप ध्यान से देखें ना तो समझ में आता है कि जहां आपके पास कुछ न कुछ गड़बड़ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद है, जहां थाना मुकदमा है, तो ये लोकल लेवल पर हुआ, व्यक्ति के। देश के तौर पर पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को ऐसे खुलेआम प्रश्रय देगा, और ये खुद इमरान खान ने जाके अमेरिका में माना ये सोचकर कि हम पहले वालों के ऊपर डाल देंगे, लेकिन अब वही चेहरे अगर उनकी सरकार के समय में भी हैं और उसको दुनिया देखकर और वो एफएटीएफ की लिस्ट से उनको बाहर नहीं आने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस मोर्चे पर तो आप काम ही नहीं कर सकते। जब इकोनॉमिक आपको कहें कि उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले तो आपको जो क्लैश हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो टेररिज्म है, जो इस तरह की चीजें हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस मोर्चे पर कुछ भी करने को सोच रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये, मुझे लगता है कि ये बड़ी चिंता का सबब है। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा, इसका कोई रास्ता भी समझ में नहीं आता। कई बार तो मैंने आपसे कहा भी है कि आखिर कैसे वहां के लोग देखते हैं, कुछ तो बताइए, हम लोग समझे कुछ। नहीं, लोग भी यहाँ पे काफी परेशान है, उनको यही लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज जो ये हर चीज में मजहब लेकर आ जाते हैं, तो इस वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान में। और ये हमने शुरू में भी देखा, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त भी इन्होंने जो इकोनॉमिस्ट रखे थे वो अहमदिया थे, और फिर उनको हटाना पड़ा, उनको विद इन अ वीक उनको रिप्लेस किया गया, और उसके बाद से इकोनॉमी नहीं संभल पाई। तो मेरा ख्याल है कि इनको मुल्क चलाते वक्त रिलीजन को थोड़ा सा साइड पे करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। सर लास्ट में मैं अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो बड़े मैसेजेस टीवी पे चल रहे हैं कि जी पटाखे ना जलाएं, तो ये ना करें, पोल्यूशन ना करें, और उसके अगेंस्ट भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि ये अभी ही क्यों इनको याद आता है। तो आप क्या सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि खैर दिए तो मैंने भी लिए हैं, लेकिन पटाखे नहीं लिए, लेकिन वो यहाँ मिलते नहीं है एक्चुअली। तो आपके ख्याल से क्या चीज सही है कि इस वक्त हो जाना चाहिए, या इस वक्त फिर पॉल्यूशन को ही देखना चाहिए? देखिए, ये इस सवाल का जवाब ये है कि निश्चित तौर पर अगर पॉल्यूशन होता है तो उसको ठीक करने का रास्ता तो हमें निकालना पड़ेगा, सोसाइटी के तौर पर भी, गवर्नमेंट के तौर पर। लेकिन दीपावली कुल जमा 2-3 दिनों का त्योहार है, और दीपावली पर पटाखे जलाने चाहिए कि नहीं? ये मेरी छोटी बेटी, बताओ पटाखे जलाने चाहिए कि नहीं? बताओ, जल्दी से बताओ। आंटी को नमस्ते करो, जल्दी बताओ। जल्दी नमस्ते, जल्दी कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तो बताओ पटाखे जल्दी। जला रहे हो? मतलब पापा खरीदे नहीं है वैसे। ये बड़ी मुश्किल है, और मुझे लगता है बहुत सीरियस नोट पर मेरा ये मानना है कि पटाखे तो हर हाल में जलने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुशी का, कहें कि उसका इजहार करने का, उसको बताने का तरीका है। और अलग अलग समय पर हमने उन तरीकों को ठीक किया है। जैसे
एक समय में पटाखे बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते थे, अभी हम उससे बहुत आगे तक आ गए। अब तो ग्रीन पटाखे आ रहे हैं, अब तो हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, देखते हैं बहुत पहले से धुआं भी है। एक मैं निजी तौर पर कहूं तो मेरा तो हाथी ये बचपन में ये अनार बम से ये मैं जख्मी हो गया था, चोटिल हो गया था। तो मैं बहुत पटाखे नहीं जलाता हूं, लेकिन बचपन में मुझे अच्छा लगता था। तो इतने बच्चों को सबको पटाखे जलाकर वो खुश होना चाहते हैं, उसको खत्म कर दें, ठीक नहीं। दूसरा, पटाखों से उस रोजगार, उससे भी बहुत बड़ा कारोबार है भारत में, बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे लगता है कि वो भी देखना चाहिए। और जब एक दिन के लिए आप हिंदू देश के तौर पर, हिंदुओं के देश के तौर पर भारत में दीपावली या दुनिया भर में, मेरे ढेर सारे जानने वाले हैं वो अमेरिका से मुझे इतने बड़े बड़े पटाखों के वो पैक्स भेज रहे हैं, बड़े बड़े, कह रहे हैं कि ये हमने खरीद लिया, बस अब शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में पटाखे जलाने पर अगर रोक लगानी है तो उसका तरीका निकालना पड़ेगा कि दिवाली के इर्द गिर्द ये चर्चा नहीं हो। अगर ये दीपावली के इर्द गिर्द होती है तो ये लगता है कि ये टारगेटेड है। ये कैंपेन करने वाले लोग अपने घर में तो शादी के दिन पूरे मोहल्ले का पोल्यूशन कर देते हैं, लेकिन जब जिस एक दिन पूरा देश खुश होना चाहता है तो उसमें अड़ंगे लगते हैं। और खुद यहाँ जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप साल भर नहीं पूछते हैं, हर साल का यही तमाशा है कि जब दीपावली आ गई तो उस दिन आपने कहा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एहतियात रखना चाहिए, लोगों को कोशिश करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप एनवायरनमेंट को ठीक कर सके। लेकिन हाँ, खुशी का इजहार करना है तो पटाखों पर ब्लैंकेट बैन ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक, वाकई में एक दिन के लिए जो है ऐसा नहीं होना चाहिए और पटाखे जलाएं। मुझे तो खैर फुलझड़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पटाखे मुझसे वैसे भी नहीं चलते, तो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, वो जलाकर और बस घुमाते रहे। आपको जो जिसको कहते हैं ना कि अब तो बहुत कम लोग, पहले मुझे याद है बचपन में इलाहाबाद में हम लोग थे तो घंटों घंटों कंपटीशन हुआ करता था। अभी उस तरह का कोई पटाखा नहीं बजाता है। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि भाई ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छा लगे, कुछ देर के लिए अनार जला लिया, कुछ फुलझड़ी जला लिया, थोड़ा कुछ वैसे जो छोटे छोटे बम होते हैं वो जला लिए। तो अब उस तरह से तो कोई पटाखे बजाता भी नहीं। और मुझे लगता है कि दीपावली का पर्व है, खुशी का पर्व है, और खुशी का इजहार करने का सबका तरीका है। इसमें लोग समय के साथ उसको ठीक करेंगे, लेकिन इस पर बैन कतई नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और आई होप कि सबकी बहुत अच्छी दीपावली मनाई जाएगी और सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ सब कुछ होगी। दोबारा एक बार फिर सर बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आइए सर, पाकिस्तान आइए, किसी वक्त आइए, हम आपको दिखाएंगे लाहौर, कराची, तो हालात कुछ ठीक हो, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी तो हालात इतने अच्छे होते नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ये कि ठीक है, सीज फायर हो गया है तो कम से कम एक वो चीज ठीक हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे हालात बनेंगे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जरूर आना होगा। तो जरूर सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।